बातचीत के लिए किसानों के प्रस्ताव पर फैसला करने के लिए आज केंद्र सरकार की अहम बैठक होनी है। किसानों ने 29 दिसंबर को सरकार के साथ 7वें दौर की बैठक का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस शर्त के साथ कि बैठक में सबसे पहले तीनों कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर एक नया और बड़ा मंच तैयार कर लिया गया है। तो कमेटी बनाने की कहाँ जरूरत है? बिल वापसी ले लो, बनेगी कमेटी। बिल वापसी बिना कोई समाधान नहीं है। बिल वापसी बिना ये किसान घर नहीं जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार आज सुन ले, सरकार 10 दिन में सुन ले, सरकार 2 महीने में सुन ले। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसी के कीर्तन में केजरीवाल शामिल हुए। कीर्तन के बाद केजरीवाल ने किसानों को संबोधित भी किया और केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को गैर जरूरी बताया। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री भी नए कानूनों के फायदे नहीं बता पा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए केजरीवाल को एक बैठक का न्योता दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए। इन्होंने मैदान में आके भाषण दे रहे हैं, इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। केंद्र सरकार और बीजेपी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के लिए विपक्ष की सियासत को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन पर लेफ्ट के नेताओं ने कब्जा कर रखा है और किसानों के कंधे पर रखकर अपनी सियासी बंदूक चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह आरोप भी मढ़ा कि लेफ्ट और कांग्रेस को किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। यूपी के कई जिलों से आज किसानों के जत्थे दिल्ली रवाना होने की तैयारी में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये लोग दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का समर्थन करने आ रहे हैं। इससे निपटने के लिए योगी सरकार के बड़े अफसर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम अफसर जिला स्तर पर किसान नेताओं से बैठक करेंगे और उन्हें नए कानूनों का फायदा बताकर दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक ये निजी यात्रा है और राहुल कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। आज ही कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, लेकिन राहुल इस मौके पर मौजूद नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल इटली में अपनी ननिहाल गए हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलकर 2 करोड़ किसानों के दस्तखत सौंपे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक घोटाले के सिलसिले में समन भेजा है। वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी उन्हें 2 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों से अभी तक पेश नहीं हुई थी। तीसरी बार भी पेश न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। ईडी के समन पर संजय राउत ने तंज कसा है। राउत ने ट्विटर पर लिखा, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपीए में मची खींचतान को लेकर वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। हाल ही में शिवसेना के अखबार सामना के एक लेख में यूपीए के भविष्य पर सवाल उठाते हुए शरद पवार की तारीफ की गई थी। इससे अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि पवार यूपीए के अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि खुद शरद पवार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि यूपीए अध्यक्ष पद में उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी दावा किया है कि शरद पवार की ऐसे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है।
आज किसानों के समर्थन में पूरे राजस्थान में कांग्रेस किसान संवाद कार्यक्रम करेगी। इसके तहत 30 दिसंबर तक पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। राज्य के सभी मंत्री वैसे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कांग्रेस केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। जेडीयू अध्यक्ष बनते ही आरसीपी सिंह ने इशारों में बिना नाम लिए बीजेपी को चेतावनी दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि हम किसी को मौका नहीं देते कि कोई हमारी पीठ में छुरा मारे। जेडीयू अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अपनी राय रख रहे थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अरुणाचल में जो हुआ वो सही नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा। ये ट्रेन दिल्ली मेट्रो का हिस्सा होगी। ड्राइवरलेस ट्रेन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी और मानवीय गलतियों की आशंकाओं को खत्म कर देगी। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन दिल्ली मेट्रो के मैजेंटा लाइन और पिंक लाइन पर चलाई जानी है। पहले चरण में ड्राइवरलेस ट्रेन मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच दौड़ेगी। उसके बाद साल 2021 में पिंक लाइन में 57 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की योजना है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक की दूरी तय करेगी। इस तरह से कुल 94 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस ट्रेनें दौड़ाने की योजना है। आम मेट्रो ट्रेन की तरह ही ड्राइवरलेस ट्रेन में भी 6 कोच होंगे। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि कोरोना के चलते सत्र को रद्द किया जाए। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, विपक्ष के नेता कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के पंजीकरण और फिटनेस की तारीख फिर बढ़ाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले 31 दिसंबर की ये तारीख तय की गई थी। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में करीब 20,000 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा मामलों की रिकवरी हुई है। नए केसों के आंकड़ों के साथ ही अब देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार जा चुका है। अब तक 97,80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भारत में भी अलर्ट है। इन सभी के बीच ब्रिटेन से लौटने वाले कई यात्रियों के पॉजिटिव होने की खबर है। 738 यात्री मुंबई लौटे थे। जानकारी के मुताबिक इनमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उन सभी का टेस्ट सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया है, ताकि नए स्ट्रेन होने या न होने की जानकारी मिल सके। बीएमसी 25 नवंबर से मुंबई लौटे लोगों को लगातार ट्रैक कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों से आने वाले सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक विदेश से लौटने वालों को पहले क्वारंटीन रहना होगा। लखनऊ में कंटेनर में भीषण आग लग गई। इसमें कारें, बाइक और कुछ अन्य सामान लदे हुए थे। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के सामने फैजाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक कई सामान जलकर खाक हो चुका था। पहाड़ों में बर्फबारी लोगों की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। वैष्णो देवी के दरबार में जमकर बर्फबारी हुई, जिसने पारा नीचे गिरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भक्तों में जोश की कोई कमी नहीं है। नए साल के चलते माता के दरबार में भक्तों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बीती रात सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके बाद पारा लुढ़कने से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही हल्की बर्फ का अलर्ट भी जारी किया था। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आज और कल दोनों दिन राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है।
दिल्ली के राजघाट के पास के जंगलों में बीती रात करीब 8 बजे भीषण आग लग गई, जिससे पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। जंगल में सूखी झाड़ियां होने और तेज हवा चलने की वजह से कुछ ही देर में आग ने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की करीब 8 से 10 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के काम में घंटों लगी रहीं। फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक रिजॉर्ट में भयानक आग लग गई। आग कितनी भयानक लगी थी इसका अंदाजा आप लपटें देखकर आसानी से लगा सकते हैं। आग से रिजॉर्ट पूरी तरह से खाक हो गया। अब पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आग कैसे लगी, कहीं ये आग किसी साजिश के तहत तो नहीं लगाई गई। यूपी के शामली में सिटी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन में बोगी जली तो ट्रेन के इंतजार में खड़े यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने तुरंत ही जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब जांच चल रही है कि ट्रेन की बोगी में आग कैसे लगी। यूपी के झांसी में एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला एरस थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यहां एक बुजुर्ग का शव लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच की तो मालूम चला कि मृतक गेंदा कबूला का रहने वाला है। अब पुलिस जांच कर रही है कि बुजुर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई। झांसी में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि प्रेमगंज कॉलोनी में 2 बदमाश दाखिल होते हैं। ये बदमाश यहां से बुलेट उठाते हैं और बुलेट को ढकेलते हुए लेकर चंपत हो जाते हैं। सीसीटीवी में दिख रहे एक बदमाश के हाथ में तमंचा भी दिख रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के झालावाड़ में दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को लोगों ने जूते की माला पहनाकर इलाके में घुमाया। मामला सारोला थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक आरोपी ने घर में महिला को अकेली देखकर घर में घुसा और छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने शोर मचाया तो गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पहले पीटा और फिर जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ऊना में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए अवैध शराब की खेप जा रही है। पुलिस ने नाका लगाकर जब ट्रक की जांच की तो मालूम चला कि ट्रक में 402 पेटी अवैध शराब है। पुलिस अब जांच कर रही है कि ये शराब किसकी है, किसने मंगाई और कहां ले जाई जा रही थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दासनगर थाना के सीटीआई क्रॉसिंग नाका पर चेकिंग के दौरान हथियार के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हथियार कार में छिपा रखा था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक बंदूक और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वो अवैध हथियार लेकर कहां जा रहा था। आगरा के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर चुंगी बाजार में दिन दहाड़े हुए प्रॉपर्टी डीलर हरेश पचौरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड के साथ उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने वारदात वाले दिन कदम कदम पर प्रॉपर्टी डीलर हरेश पचौरी की रैकी की थी। पुलिस के मुताबिक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद के चलते प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी। वारदात में शामिल 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल में 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राजीव है। 1 हफ्ते पहले आरोपी ने एक और नाबालिग के साथ रेप किया और फिर हत्या करके यूपी के सुल्तानपुर भाग गया। आरोपी की तलाश में उत्तराखंड पुलिस की 10 टीमें लगी हुई थीं। पुलिस ने 1 दिन पहले ही आरोपी के भाई को आरोपी की भागने में मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। कोरोना से अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 8 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गई है।
महामारी में अब तक 17,66,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5,70,00,000 लोगों ने कोरोना की जंग जीती है। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ग्रीस में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ग्रीस में सबसे पहले नर्सों और पेंशन धारकों को टीका लगाया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को टीके लगाए जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते चेक रिपब्लिक ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। नए प्रतिबंधों के मुताबिक आवश्यक सामानों के अलावा सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। अब तक 6,70,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 11,000 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के अल बोरस पहाड़ पर हिमस्खलन हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं कई और लोगों के लापता होने की खबर है। ईरान की राजधानी तेहरान से 108 किलोमीटर पर अल बोरस पहाड़ मौजूद है। बेला तूफान के आने से पहले ब्रिटेन के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। 1300 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को राहत शिविर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस संकट से सही तरीके से नहीं निपटने के चलते लोग सड़कों पर उतरे हैं और पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।